रात के 10 बज गए थे। मेंटल हॉस्पिटल के रूम में एक सिस्टर रात की शिफ्ट का राउंड ले रही थी। राउंड लेते लेते वो रूम नंबर 11 के पास आके पहुंच गई। सिस्टर ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर बेड पे 27 साल की एक खूबसूरत सी लड़की दीवार को एकटक देख धीमी आवाज में कुछ फुसफुसा रही थी। उसे देख सिस्टर को थोड़ा अजीब लग रहा था। कमरे के अंदर जाने के लिए उसके पैर जैसे मना कर रहे थे। उस मेंटल हॉस्पिटल में ऐसे कई सारे अजीब पेशेंट्स थे और मानसिक बीमारी वाले पेशेंट्स का ऐसे बर्ताव करना काफी आम बात है। और वह एक सिस्टर थी तो उसके लिए तो ये रोज का ही काम था। लेकिन उस सिस्टर का उस मेंटल हॉस्पिटल में आज पहला दिन था। रात का सन्नाटा और अचानक से आती हवा के कारण होने वाली दस्तक उस खौफनाक मंजर में और भी डर पैदा कर रही थी। अंदर जाऊं या नहीं, इस गहरी सोच में वो पड़ गई थी। मन में थोड़ी सी हिम्मत कर उस सिस्टर ने अपना एक पैर अंदर बढ़ाया ही था कि तभी अचानक से वो लड़की जोर से हंसने लग गई और अजीबोगरीब हरकतें करने लग गई। उसका मुंह दीवार की तरफ था। उसने अचानक से अपनी गर्दन उल्टी घुमाई। वो देख सिस्टर के पसीने छूट गए। उसके पैर मानो वहीं जम गए। अपने कांपते हुए हाथों से कमरे का दरवाजा बंद कर सिस्टर दूसरे सिस्टर को आवाज लगाते हुए रिसेप्शन की तरफ दौड़ी। सुनीता सिस्टर, सुनीता सिस्टर। दौड़ते हुए सिस्टर रिसेप्शन पे पहुंच जाती है। रिसेप्शन पे एक सिस्टर किसी से फोन पे बात कर रही थी। आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। हम उसका अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं। इतना कहकर सुनीता सिस्टर फोन रख देती है और उस दूसरी सिस्टर को देखकर कहती है, क्या हुआ रचना सिस्टर, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तब रचना सिस्टर जो कुछ हुआ था वो सब सुनीता सिस्टर को बताती है। लेकिन आप किससे बात कर रही थी? अरे वही रूम नंबर 11 में जो लड़की है ना, उसी की माँ का फोन था। बेचारी रोज रात को फोन करके उसके बारे में पूछती है। कुछ ही महीनों पहले उसे यहाँ भर्ती करके चले गए। तब रचना सिस्टर जिज्ञासा भरी नजरों से सुनीता सिस्टर को देख पूछती है, आखिर हुआ क्या है उसके साथ? उसकी ये हालत कैसे हो गई? दिखने में तो काफी खूबसूरत है वो। हाँ, ऐसी हालत बस दोनों ही हालात में हो सकती है, जब कोई किसी से पागलों की तरह प्यार करे और वो उसे ना मिले, या फिर तब जब उस पे किसी रूह का साया हो। ये सुन रचना सिस्टर हैरान हो जाती है और कहती है, तो इसके साथ क्या हुआ?
नई नहीं थी, इसलिए वो इस बात की तरफ ज्यादा गौर नहीं करते थे। अगले दिन नैना कॉलेज जाती है। आज नैना का 27वां जन्मदिन था। वो आज अपनी डायरी भी साथ ले आई थी। नैना के दोस्तों ने नैना का जन्मदिन काफी बढ़िया से मनाया। उसके ग्रुप में नैना की सबसे अच्छी दोस्त निशा और अभी कुछ महीने पहले ही दोस्ती हुए नए दोस्त ईशान और जतिन थे। दोनों मनी मन नैना को पसंद करते थे, लेकिन ये बात दोनों ने अभी तक नैना से नहीं कही थी और ना ही एक दूसरे से। उस दिन नैना कॉलेज की लाइब्रेरी में अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी और तभी अचानक उसे अपनी माँ का फोन आया। वो जल्दी जल्दी अपनी डायरी वहीं भूल गई। जतिन ने वो डायरी उठा ली और किसी का ध्यान नहीं है ये देखते हुए वो डायरी फटाक से अपने बैग में डाल ली। घर आके जतिन ने नैना की डायरी पढ़ना शुरू किया। जतिन एक एक पन्ना पढ़ता जा रहा था। वैसे वैसे उसके माथे पर एक शिकन सी आ रही थी और उसकी आंखों में एक अलग ही भाव दिख रहा था। रात के लगभग 1 बज गए थे। जतिन ने वो डायरी पूरी पढ़ ली और चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लिए वो डायरी को टेबल के साइड पे रखकर सो गया। उधर नैना के कमरे की बत्ती अभी भी जल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि आज नैना बहुत परेशान थी। उसका कमरा पूरा बिखरा पड़ा था और वो पागलों की तरह अपनी डायरी ढूंढ रही थी। कमरे से आती आवाजों के कारण उसकी माँ की नींद खुल गई और वो नैना के कमरे के पास आ गई और उसके कमरे के दरवाजे पे ठक ठक की और पूछा, नैना, नैना तो ठीक तो है ना? पर नैना का कोई जवाब नहीं आया। उसकी माँ ने उसे फिर से आवाज लगाई, नैना बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। बेटा, बहुत रात हो गई है, सो जा। इतना कहकर उसकी माँ सोने के लिए चली गई। इधर नैना को रोना आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है, जिसमें उसने अपने सारे सपने संजोए थे। अपनी आंखें पोंछते हुए नैना ने कमरे की बत्ती बुझा दी और वो सो गई। काफी मशक्कत के बाद उसकी आंख लग गई। अगली सुबह नैना कॉलेज आई थी, लेकिन वो बहुत उदास लग रही थी। उसे उदास देख निशा ने उससे पूछा, क्या हुआ नैना, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? निशा, मेरी वो डायरी तुम्हें याद है जिसमें मैं अपनी सारी बातें लिखती थी? वो कहीं खो गई, मुझे नहीं मिल रही। ईशान वहीं खड़ा था। उतने में जतिन वहां आ जाता है। जतिन को देख नैना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जतिन ने वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे नैना ने डायरी में लिखा था। जतिन को देख नैना उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। एक तरफ उसे डायरी खोने का गम था, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपने सपनों का लाइफ पार्टनर मिलने की खुशी भी हो रही थी। जतिन ने आके नैना को शादी के लिए प्रपोज किया और जतिन की तरफ आकर्षित हुई नैना ने उससे हाँ कर दी। नैना और जतिन दोनों बहुत खुश हो गए, लेकिन ईशान के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उसका तो मानो दिल ही टूट गया था, लेकिन वो वहीं चुपचाप खड़ा सब देखता रहा। दिन ब दिन जतिन के प्यार का जुनून बढ़ता चला गया। वो नैना के प्यार के लिए पागल होने वाली हरकतें करने लगा। वो किसी को नैना के पास आने नहीं देता था, यहां तक कि उसने निशा को भी नैना से दूर कर दिया। एक दिन तो हद हो गई। जतिन ने ईशान के साथ मारपीट कर दी। जतिन नैना के प्यार के लिए अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। कभी अपने पूरे शरीर पर नैना का नाम खून से लिखता, तो कभी अपने खून से लिखे लव लेटर्स नैना को भेजता। नैना को भी अब जतिन के ऐसे बर्ताव से डर लगने लगा था। एक दिन नैना जब जतिन के घर गई तो नैना को वहां उसकी डायरी मिल गई। अपनी डायरी को जतिन के कमरे में देख नैना हक्की बक्की रह गई थी। साथ ही में टेबल के ड्रॉअर में कुछ लव लेटर्स और लड़कियों की कुछ तस्वीरें भी मिली। नैना वो देख ही रही थी कि तभी वहां पर 40-45 साल का एक आदमी आ गया। उसे ऐसा अचानक देख नैना थोड़ी डर गई। तब वो आदमी बोला, अरे बेटा, डरो नहीं, मेरा नाम किशोर है। मैं जतिन का चाचा हूँ। मैं अपने काम के सिलसिले में बेंगलोर में रहता हूँ। हर हफ्ते यहाँ आ जाता हूँ जतिन का हालचाल पूछने।
उस बेचारे का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। उसके माँ बाप की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से उसके दिमाग पे एक गहरा असर पड़ा है। कितने ही दिनों से वो मानसिक बीमारी से लड़ रहा है। ये सुन नैना शॉक हो जाती है और कहती है, क्या कहा? मानसिक बीमारी? तब जतिन के चाचा कहते हैं, हाँ, मानसिक बीमारी। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया की हर एक एंटीक खूबसूरत चीज उसके पास हो, इसलिए वो सारी एंटीक खूबसूरत चीजें इकट्ठा करता है और अपने घर में सजा के रखता है। ये देखो, पूरा घर ऐसी ही चीजों से भरा पड़ा है। नैना इधर उधर अपनी नजर घुमाती है तो उसे घर में बहुत सारी ऐसी एंटीक और खूबसूरत चीजें दिखाई देती है। नैना उन चीजों को देख ही रही थी कि तभी वो चाचा जी आगे कहते हैं, वो भावनाएं नहीं समझता, बस बाहरी खूबसूरती की ओर आकर्षित हो जाता है। और वो चीज अगर खराब हो जाए या बदसूरत हो जाए तो उसका नामो निशान मिटा देता है। जतिन के चाचा की बातें सुनकर नैना अंदर से पूरी तरह हिल चुकी थी। नैना ड्रॉअर में पड़े फोटो चाचा जी को दिखाते हुए पूछती है, और ये तस्वीरें किसकी हैं? तब वो चाचा कहते हैं, बेटा, ये जतिन की पहली गर्लफ्रेंड की तस्वीरें हैं। इन सब से मैं बस एक ही बार मिला हूँ। हर बार मुझे उसके साथ कोई नई लड़की दिखाई देती थी। पता नहीं उनका क्या हुआ, वो कहाँ गई। मैंने कभी उससे ज्यादा पूछा ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने जतिन से ऐसी कोई भी बात करने से मना किया था जिससे उससे गुस्सा आ जाए, नहीं तो वो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता है। नैना उन तस्वीरों को देख रही थी। हालांकि उन सभी तस्वीरों में एक बात कॉमन थी कि उन तस्वीरों में से वो सारी लड़कियां बेहद खूबसूरत थी। उस ड्रॉअर में एक फोटो और भी थी जो उल्टी कर रखी थी। नैना ने अपने कांपते हुए हाथों से वो तस्वीर उठाई और देखने लगी। वो तस्वीर देख नैना की आंखें फटी की फटी रह गई। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की थी। अपनी तस्वीर को उस ड्रॉअर में देख नैना के शरीर के मानो रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे अब सारी बातें नैना के समझ आ रही थी। नैना से अब वो सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नैना भागते हुए अपने घर आई और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर एक कोने में बैठ गई। वो जोर से चीखना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। तभी सामने पड़ा उसका फोन बजने लगता है। जतिन का फोन आ रहा था। 10-12 रिंग होने के बाद भी नैना ने फोन नहीं उठाया। नैना के अंदर अब वो हिम्मत ही नहीं थी कि वो उससे बात करे। कई दिन बीत गए। नैना कॉलेज नहीं गई और ना ही किसी से मिली और ना ही किसी से कोई बात की। बस अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अकेली अपनी डायरी को देखती बैठती रही। आज पहली बार उसे अपनी डायरी से नफरत होने लगी थी। उसी दिन अखबार के पहले पन्ने पर एक न्यूज आई थी कि एक लड़की के प्यार में निराश होकर एक लड़के ने अपनी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। उस न्यूज के साइड में जतिन की तस्वीर छपी हुई थी। वो देख नैना पूरी तरीके से शॉक हो गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से पूरी ताकत ही चली गई। नैना ने अब कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। दिन भर बस अपने कमरे में बैठकर दीवारों को देख धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ाती रहती थी। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। हर जगह अब नैना को बस जतिन की रूह दिखाई देती थी और वो उसे हंसते हुए कहता था, नैना, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम सिर्फ मेरी हो। सुनीता सिस्टर की बातें सुनकर रचना सिस्टर हैरान हो गई थी। रात का वो सन्नाटा और वो खौफनाक किस्सा रचना सिस्टर के दिल में डर पैदा कर रहा था। उतने में हॉस्पिटल की सारी लाइट्स बंद चालू होना शुरू हो गई और अचानक से हॉस्पिटल की सारी बिजली चली गई। रचना सिस्टर अब काफी डर गई थी। उसने डरते हुए अपना मोबाइल निकाला और अपने मोबाइल की टॉर्च शुरू की और सुनीता सिस्टर को आवाज देने लगी। सुनीता सिस्टर, सुनीता सिस्टर, आप यही है ना? लेकिन सुनीता सिस्टर का कोई जवाब नहीं आया। उतने में रचना सिस्टर को टेबल की साइड पे रखा एक पेपर नोट मिला
नोट में लिखा था कि रचना, मुझे एक इमरजेंसी की वजह से कहीं दूर जाना पड़ रहा है। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, इसलिए यह मैसेज रख रही हूँ। मैं 1 घंटे में वापस आती हूँ। ये पढ़कर रचना सिस्टर को ऐसा लग रहा था मानो उसके पूरे शरीर से किसी ने उसकी जान ही निकाल दी हो। अपनी डर भरी निगाहों से रचना सिस्टर इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक एक कोने में उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। वो कोई जतीन की रूह थी, जो अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लिए रचना सिस्टर को देखकर कहता है, वैसे तुम भी काफी खूबसूरत हो, और खूबसूरत चीजों पर बस मेरा हक है। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। सपनों की दुनिया और असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है, इतना कि कभी कभी वो जिंदगी और मौत की हदें भी पार कर देता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।